एक नया ऑप्स क्यों चाहिए, राइट? इतने सारे ऑप्स तो ऑलरेडी हैं दुनिया में। उन्हीं का कोड उठा के चैट जीपीटी में डाल दिया और बोला इसमें एरर आ रहा है, इसको फिक्स कर दो, तो वो एरर तो फिक्स हो गया लेकिन कोड एक्सपोज हो गया। क्या हमारी कोडिंग की क्वालिटी और आर्ट ऑफ कोडिंग को इम्पैक्ट हो जाएगा? क्योंकि कुछ लोग बहुत सीरियस हैं आर्ट ऑफ कोडिंग को लेके। जब कंप्यूटर्स आए तब भी लोगों ने बोला क्या मेरी नौकरी चली जाएगी। जब फैक्ट्री में ऑटोमेशन आया तब भी लोगों ने बोला नौकरियां चली जाएंगी, बंद कर दो। जब कैलकुलेटर आया तब भी लोगों ने यही बोला। तो ये तो पिछले 200 साल से चल रहा है। हेलो गर्ल्स एंड बॉयज, क्या हाल चाल? यार आज इस वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा विच इज जस्ट पिकिंग अप इन द इंडस्ट्री, और उसे कह रहे हैं एक्स ऑप्स। अब ये एक्स ऑप्स क्या भला है, क्यों चाहिए, इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या इम्प्लीकेशन है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो एक्स ऑप्स है क्या चीज? एक्स ऑप एक ऐसी अम्ब्रेला टर्म बनाई गई है जो बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऑप्स के, डेव के और उसके आसपास उन सबको कंबाइन करता है। कौन सी चीजें? समथिंग लाइक डेवसेकऑप्स, एसआरई, फिनऑप्स, डेटा ऑप्स, ऐसे बहुत सारी चीजें। इन सबको कंबाइन करके एक नया टर्म कॉइन किया गया है जिसे कहा गया है एक्स ऑप्स। एक्स मतलब कुछ भी, एनीथिंग ऑप्स रिलेटेड, राइट? दैट्स द डेफिनेशन ऑफ द टर्म। अब ये डेफिनेशन भी नई नई है तो अभी इवॉल्व हो रही है, बट इसे मोटा मोटा एक्स ऑप कहा जा रहा है। अब एक नया ऑप्स क्यों चाहिए, राइट? इतने सारे ऑप्स तो ऑलरेडी हैं दुनिया में। तो इसका भी एक रीजन है, वो मैं समझाता हूं। धीरे धीरे करके एक एक करके इस पूरे कॉन्सेप्ट को अनपैक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ एक्सऑप्स क्या हैं। सबसे पहले तो अपना डेवसेकऑप्स, देन एसआरई और साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग, देन फिनऑप्स और फाइनेंशियल ऑपरेशंस, फिर डेटा ऑप्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू डेटा, एमएल ऑप्स, मशीन लर्निंग ऑप्स, एआई ऑप्स, ये सारा मिला के आज के दिन इसको एक्स ऑप्स बोल रहे हैं। दैट इज द ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ एक्स ऑप्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू नीड अनदर ऑप्स? जब इतने सारे ऑप्स हैं ऑलरेडी तो एक और एक्स ऑप्स क्यों चाहिए? बिकॉज टिपिकली क्या हो रहा है इंडस्ट्री में कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एंटरप्राइज ऐसा एक इनिशिएटिव उठाती है और उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं। मान लो डेवसेकऑप्स स्टार्ट किया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे इंप्लीमेंट होता है, कुछ पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में लगता है कि नहीं अब तो हम क्लाउड पे बहुत काम करना शुरू कर दिया है, तो क्लाउड कॉस्ट एक इशू बन गया है, तो उसके रिलेटेड कुछ तो हमें चाहिए, तो वो फिनऑप्स शुरू कर देते हैं। फिर उन्हें लगता है कि अरे अभी जो डेटा है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, धीरे धीरे मल्टी क्लाउड भी जा रहा है, और हम बहुत सारी चीज़ें ऐसा डेटा फोकस्ड कर रहे हैं क्योंकि बिजनेस पिवट हो रहा है, तो डेटा इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी नीड सम एलिमेंट ऑफ डेटा ऑप्स। फिर आजकल बहुत सारे कंपनीज को एआई एमएल रिलेटेड काम करना ही पड़ रहा है, मजबूरी है, सब लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, तो उसमें एमएल ऑप्स आना शुरू हो जाता है। और फिर ओवरऑल हर चीज को ऑप्टिमाइज करने के लिए उसमें एआई डालोगे तो एआई ऑप्स हो रहा है। तो हो क्या रहा है एंटरप्राइज में कि एक लार्ज एंटरप्राइज में बहुत सारे पॉकेट्स में बहुत सारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो इन सारे इनिशिएटिव्स को ओवरआर्किंग कंबाइन कर पाए। एंड दैट न्यू टर्म इज नाउ बीइंग कॉल्ड एक्सऑप्स। दैट इज द जेनेसिस ऑफ एक्सऑप्स। यहां से वो शुरू हुआ है। आइडिया क्या है? इन सब इंडिविजुअल ऑप्स ऑप्टिमाइजेशन इनिशिएटिव्स को एक ऊपर अम्ब्रेला टर्म बनाओ जहां पे इन सब को कंसोलिडेट किया जा सके और इन सब के बेनिफिट्स आपस में शेयर किया जा सके। सो ये है एक्स ऑप्स का नीड और इसका रेलेवेंस। अब थोड़ा अनपैक करते हैं, थोड़ा डिटेल में चलते हैं, एंड लेट अस सी इन डिटेल व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एक्स ऑप्स, व्हाई वी नीड देम, what are their roles and a little bit more. चलो अपने favorite mind map पे चलते हैं, वहाँ जाके देखते हैं. Alright, so let's look at all the components of XOps, and those are DevSecOps, SRE, FinOps, DataOps, MLOps and AIOps.
Now let's look at each one of these and then certain perspectives in them. So the focus of DevSecOps is obviously on the software delivery, on the speed of the software delivery, on the quality and the security around it. So everything related to the SDLC is what DevSecOps is focused on. Now on the tech approach, it is the CI/CD, the continuous integration, continuous delivery, plus security across the SDLC and some gates. These are the approval gates that you need to move your piece of code from one environment to the other and then finally onto production. What are the roles? It starts from business because you're talking about capturing the business requirements, goes through development, InfoSec, obviously the testing, the QA and the operations. These are the broad level of roles associated with DevSecOps. Now if you come towards SRE, the focus there is not on software delivery, the focus is on reliability. Reliability of the systems, your applications, your underlying infrastructure, your cloud, your operations, everything included. What is the tech involved? Primarily around observability and stability. Also, it is about healing or self-healing of the systems. What are the roles? There is business involvement here because each incremental step in stability costs money. So for example, if you are targeting a 99.59 of stability, which is मतलब 99.99999 stability, उसका एक cost होगा. So the business has to sign up on this cost. So the more the stable your system, the more cost it's going to incur, right? Now, obviously then the other roles, the developers, the testers and the operations. Why developer involvement here? Because they also have to think that they are responsible for the systems. That's the SRE mindset. Now you talk about FinOps. So focus here is on cost. Fin is finance. Finance around operations. So focus obviously is on cost. TCO is total cost of ownership. Meaning आपके सिस्टम का टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप क्या है, विच इज़ योर डेवलपमेंट कॉस्ट, योर टेस्टिंग कॉस्ट, योर ऑपरेटिंग कॉस्ट, योर हार्डवेयर कॉस्ट, योर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, योर सपोर्ट कॉस्ट, ऑल ऑफ दैट पुट टुगेदर. एक सिस्टम को चलाने के लिए उसको कॉस्ट कितना लगता है. अब ये कॉस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे है, एक बिजनेस यूनिट लेवल पे है, नीचे फिल्टर आउट होता होता स्क्वाड लेवल पे भी है. तो दैट इज़ कॉल्ड चार्ज बैक्स. बिकॉज आपको अगर एक फीचर डेवलप करना है, एक प्रोडक्ट ओनर को एक फीचर डेवलप करना है, तो उसका एक एसोसिएटेड कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट बियर करना पड़ेगा. अगर आपको 5 इन्वायरमेंट लगते हैं तो वो 5 इन्वायरमेंट का एक कॉस्ट है, वो आपको लेना पड़ेगा. सो दैट इज कॉल्ड चार्ज बैक्स. व्हाट आर द थ्रेशोल्ड्स? मीनिंग क्लाउड पे आपको कितना कॉस्ट अलाउड है बेस्ड ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट, द क्रिटिकलिटी, द साइज ऑफ द सिस्टम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट अगर आप उस कॉस्ट के 80% चले जाओगे तो आपको बताया जाएगा कि भैया कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है, कुछ कर लो. 90% चले जाओगे तो अप्रूवल्स के लिए आ जाएगा कि भैया हमें लग रहा है आपको अगले 3 महीने में इतना कॉस्ट और लगेगा, अप्रूव करो, नहीं तो सिस्टम्स बंद होने शुरू हो जाएंगे. सो दैट्स थ्रेशोल्ड्स एंड अप्रूवल्स. देन ऑन द टेक, it is observability again because you're observing it from a cost perspective. So it's cost observability. And then there are some cost specific tooling. On each of the clouds, on Azure DevOps, on Azure, on GCP, on AWS, there are specific cost tooling which help in this. And then the roles, right? अभी चलते हैं data ops पे. तो data ops पे focus है, which is obviously everything on data. So DataSecOps focused around data. Now the generation of data, the management of data, the archival of data, the whole data life cycle, ये सारा है data ops का मामला. इसका टेक क्या है? CI/CD for data. ये क्या होता है? ये आपको पढ़ना पड़ेगा, पर ढूंढो इसके बारे में, क्योंकि डेटा में भी आजकल बड़े बड़े पाइपलाइंस बन रहे हैं. डेटा फैक्ट्री जो क्लाउड पे है उसको भी DevSecOps से ऑर्केस्ट्रेट किया जा रहा है. तो समथिंग टू नूडल अपॉन, समथिंग टू स्टडी. देन द रोल्स, DevSecOps and data scientist or data engineers. Now if you come to ML,
MLOps. So the focus here is on the models, the LLMs or the large language model, the small language models, the workflow around the models, the data operations, the archival, everything around a model, including how to fine tune it from a technology perspective, not from an end user perspective. Also the scaling of the model. That's the focus. The tech is CI/CD for data models. That is another thing to research on, because all your ML machine language needs a certain kind of deployment, a certain kind of build. So there is DevSecOps for data models as well. Now coming to AI Ops, this is the focus is AI for IT operations. क्या मतलब है इसका? जो भी आप काम पूरे SDLC में कर रहे हो, पूरे ऑपरेशंस में कर रहे हो, उसमें AI कैसे इन्फ्यूज कर सकते हैं? The tech is SRE because it is focused on operations plus some proactive IT operation tooling. And the roles are DevSecOps, IT Ops QA and Ops. ये IT Ops QA है, क्या है? This is a specialized form of QA जो operations का QA करता है. This is not application QA. This is focused only on operations and it's a fallout of SRE. तो कुछ organizations में बहुत ही specific role है. Something to again research about. Right, let's go back to the video now. All right. So abhi let's look at the difference between DevSecOps and XOps. क्या फर्क है इन दोनों में? So basically जैसे आपने अभी देखा, the difference is in the reach and the scope of both of these. DevSecOps by definition, by name, is focused on development and operations and obviously security. But ये completely पूरा concept DevSecOps का development pipeline और डेवलपमेंट SDLC के ऊपर फोकस्ड है कि आपका रिक्वायरमेंट आई और क्या करना पड़ेगा उस रिक्वायरमेंट को प्रोडक्शन तक लेके जाने के लिए, ये उसके ऊपर कंप्लीटली फोकस्ड है DevSecOps. नाउ XOps इस परव्यू से बहुत बड़ा है बिकॉज ये एक पार्ट है इसका, देन इसका स्टेबिलिटी, थिंग्स लाइक SRE इसमें इंक्लूड हो जाता है, देन डेटा एलिमेंट इंक्लूड हो जाता है, देन AI इंक्लूड हो जाता है, मशीन लर्निंग इंक्लूड हो रही है. तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होके XOps बन रहा है. इसीलिए यू कैन थिंक ऑफ इट एज XOps एज द सुपरसेट एंड DevSecOps एज वन ऑफ द सबसेट्स ऑफ इट. So that's the basic difference. It's the approach and it is the gamut of the scope. Right? That's the difference between DevSecOps and XOps. Now let's talk about another thing, which is what is the impact of AI on XOps. Now AI तो बहुत fast evolve हो रही है जैसे अब सबको पता है, and it is especially generative AI अब हर एरिया को इम्पैक्ट कर रही है. फॉर एग्जाम्पल हमारे SDLC को भी जनरेटिव AI चेंज कर रही है. कैसे? लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. सो जनरेटिव AI इन योर रिक्वायरमेंट प्लानिंग सिस्टम. पहले क्या होता था, बड़े बड़े रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स बनते थे, फिर अजाइल आ गया तो वो डॉक्यूमेंट छोटे हो गए, रिक्वायरमेंट गैदरिंग अजाइल हो गई, लेकिन फिर भी रिक्वायरमेंट तो गैदर करनी ही पड़ती थी. अभी जनरेटिव AI के ज़माने में क्या हो रहा है कि आप रिक्वायरमेंट को सेल्फ जनरेट कर सकते हो गिवन सम प्रॉम्प्ट्स. So that is where the prompt engineering is coming in. So requirements could also be auto-generated based on how your product is performing, how your previous requirements are, what is your backlog. वो auto filter हो सकती है, उसके ऊपर बहुत सारी intelligences लगाई जा सकती हैं और उसको expand किया जा सकता है, उसके hypothesis run हो सकते हैं, all of it in the world of AI. So वो area change हो रहा है. Then development area तो definitely change हो रहा है in a lot of things like Copilot you must have heard of. Copilot क्या कर रहा है? It is enabling developers ताकि उनकी कोडिंग आसान हो जाए. काफ़ी सारे हद तक कोडिंग सेल्फ जनरेट हो रही है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. कई कई जगह पे तो आपको कोड भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लेन इंग्लिश में आप लिखो और उसका कोड जनरेट हो जाता है. नाउ आई एम नॉट श्योर आपने ये एग्जाम्पल देखा है कि नहीं, but I'll see if I can find this video somewhere online.
बट एसेंशियली एक मैंने डेमो देखा, उसमें बंदे ने ये किया है, उसने क्या किया, एक प्लेन पीस ऑफ पेपर लिया और उस पे लिटरली उसने ड्रॉ किया एक डब्बा। उस डब्बे के अंदर उसने लिखा नंबर 1, नंबर 2 एंड 2 टेक्स्ट बॉक्सेस, और उसके नीचे लिखा है रिजल्ट इज इक्वल टू एंड अनदर टेक्स्ट बॉक्स, और नीचे उसने एक बॉक्स बनाया है विच इज कॉल्ड जनरेट कोड। लिटरली उसने इतना एक पेपर पे स्क्रिबल किया और एक एआई इंजन को दिया, और जैसे उसने बोला जनरेट कोड, इन सब का कोड बन गया। और एक्चुअली उसने लिखा था बॉक्सेस में 2 एंड सेकेंड बॉक्स में लिखा 3 एंड आंसर में लिखा 5। तो क्या हुआ, 2 + 3 5, ये ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेटिकली कोड पूरा इसका लिखा गया। दैट इज हाउ फार जनरेटिव एआई वॉज 2-3 months बैक। क्योंकि ये एग्जाम्पल भी 2-3 महीने पुराना है, अब तो और एडवांस्ड हो गया है। सो दैट्स हाउ जनरेटिव एआई इज चेंजिंग आवर SDLC। नाउ इफ यू टॉक अबाउट ऑपरेशन साइड ऑफ इट, बहुत सारी सेल्फ प्रिडिक्शन, मीनिंग look at your last 6 months का प्रोडक्शन डिफेक्ट्स एंड टू बी एबल टू प्रिडिक्ट कि आपके और क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं, एंड नॉट जस्ट प्रिडिक्शन बट उसका हीलिंग ऑल्सो, वो भी ऑटोमेटिकली कुछ एआई टूल्स यूज करके हो पा रहा है। सो एआई का इम्पैक्ट इस पूरे एक्सऑप्स में हर जगह पड़ेगा। क्या होगा एग्जैक्टली वो तो किसी को नहीं पता, बट इट विल कम टू पास इन द नेक्स्ट 6 months, 1 year, we'll figure out what it is. Now, when you talk about AI, the next immediate thing to talk about is what are the concerns of AI in XOps. सबसे बड़ा concern is security. क्यों? क्योंकि when something gets easier, it gets easier to break it as well. ये तो fundamental law है. Now, security के कुछ perspectives हैं। एक तो एंड यूज़र पर्सपेक्टिव है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ब्राउज़र ओपन है, चैट जीपीटी अलाउड है, तो आई एम श्योर आपने कई ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे जहाँ पे लोगों ने कंपनी का कोड उठा के चैट जीपीटी में डाल दिया और बोला इसमें एरर आ रहा है, इसको फिक्स कर दो। तो वो एरर तो फिक्स हो गया लेकिन कोड एक्सपोज हो गया, सही। तो ये एंड यूज़र प्रॉब्लम्स हैं। या फिर कुछ लोगों ने अपना पूरा का पूरा एल्गोरिदम डाल दिया है और बोला है इसको ऑप्टिमाइज कर दो, बिकॉज जो भी आप डेटा चैट जीपीटी में डाल रहे हो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा है डेटा, और वही डेटा पीछे के मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो दैट इज अ बिग एंटरप्राइज रिस्क कमिंग इन फ्रॉम द एंड यूजर्स, फ्रॉम द इंजीनियर्स। द सेकेंड कंसर्न इज as the use of things like chat gpt increases in coding, then the senior architects are saying क्या हमारी कोडिंग की क्वालिटी और आर्ट ऑफ कोडिंग को इम्पैक्ट हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग बहुत सीरियस हैं आर्ट ऑफ कोडिंग को लेके, और वो ये बोल रहे हैं कि जो एक इंसान कोड कर सकता है वैसा कोड मशीन जनरेट नहीं कर सकती, एटलीस्ट उतना ब्यूटीफुल तो नहीं कर सकती। इतने सारे यूज केसेस जो एक इंसान सोच पाता है वो शायद आज एक मशीन नहीं सोच पाती। ये कंसर्न है, राइट? कितना वैलिड है, who knows, only time will tell. Then the third perspective to security is the enterprise part of security, because जैसे ही हम कोई नया AI टूल यूज करते हैं उसका एक एनालिसिस होना जरूरी है कि इस नए टूल के यूजेज से हम क्या चीज़ें एक्सपोज कर पा रहे हैं, क्या चीज़ों में इश्यूज हो सकते हैं, क्या वनरेबिलिटीज इंट्रोड्यूस हो सकती हैं। सो वो सब इम्पैक्ट असेसमेंट एक बहुत बड़ा काम है एंटरप्राइज के लिए। एंड देन द बिगेस्ट कंसर्न इन ऑल ऑफ दिस इज द रीस्किलिंग ऑफ पीपल, क्योंकि अल्टीमेटली लोग घबराए हुए हैं, क्या AI से मेरी जॉब चली जाएगी। और मेरा इस पे एक पर्सपेक्टिव है कि टेक्नोलॉजी एग्रीड लास्ट 1-1.5 साल में जितनी स्पीड से चेंज हुई है वैसी कभी नहीं हुई, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है, ये हमेशा ही होता है। जब कंप्यूटर्स आए तब भी लोगों ने बोला क्या मेरी नौकरी चली जाएगी, जब फैक्ट्री में ऑटोमेशन आया तब भी लोगों ने बोला नौकरियां चली जाएंगी, बंद कर दो, जब कैलकुलेटर आया तब भी लोगों ने यही बोला।
तो ये तो पिछले 200 साल से चल रहा है। एग्रीड, स्पीड अभी बहुत ज़्यादा है, इतनी कभी नहीं थी, लेकिन इसका अप्रोच एक ही है कि ये सब तो होने ही वाला है। आप और मैं इस चेंज को रोक नहीं सकते हैं। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, आप रिस्पॉन्ड कैसे करोगे। इस चीज़ से घबरा जाओगे, पीछे हट जाओगे और देखोगे कि क्या हो रहा है, या आगे जाके इन चैलेंजेस को फेस करोगे और एआई को अपना दोस्त बनाओगे, सीखोगे नई नई चीज़ें, सीखोगे जनरेटिव एआई क्या है, कुछ कोर्सेज करोगे और ये देखोगे ये आपके डे टू डे जॉब में आज रेलेवेंट कैसे है। क्योंकि वो अगर एक बार चीज़ समझ में आ गई तो एआई से डरने की बजाय इसको मास्टर करना शुरू करो, बिकॉज फ्यूचर इधर ही है। और कैसे करना है अभी तक आंसर इसका किसी के पास नहीं है। वी आर ऑल ट्राइंग टू फिगर इट आउट, लेकिन दैट्स द वे टू अप्रोच थिंग्स। सो फाइनली, व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड? फ्यूचर इज डेफिनेटली वेरी एक्साइटिंग and very enterprising, but it depends on what your response is. If your response is skepticism, fear, and oh my god, I don't know what will happen, then that's exactly what will happen. Oh my god, you don't know what will happen. But if your response is of confidence, it is of excitement, it is of learning, then you will jump out there and embrace all this change that is going on. And you might end up being the leaders in your organization or even in the industry to spearhead this change. Because remember, these are the times when leaders are born, when they are identified. So it's up to you. Fear or faith and knowledge. Take your call. Hope this video made sense. और ऐसे बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोस में लेके आ रहा हूँ ऑन टेक्नोलॉजी, ऑन डेवऑप्स, ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसके साथ साथ आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड one-on-one consultation because a lot of people started reaching out to me. So I've started TopMate. If you have a question that you need answering, you can reach out to me on TopMate. We'll put all these links in the description. There are also dedicated videos on the spiritual side, how to start your spiritual journey, how to find a mentor, lot of things. There are also videos on the technology side, like what is the difference between DevOps, SRE and platform engineering. I have a dedicated video on that. I have a dedicated video on what is platform engineering, so you guys can go check it out. Lot of content, but please subscribe to the channel. You're all watching the videos but not subscribing. It helps me quite a lot. And see you in the next one. Cheers.